नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 27 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो जब आप प्रश्नों को देखे रहेंगे और तब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर पैराग्राफ पढ़ते समय ही मिल जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपका समय भी बचेगा। चलिए, पहला इस पर प्रश्न पूछा गया था, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। और इस पैराग्राफ पर आधारित जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हमारा कर्तव्य क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात क्या है। और अगला प्रश्न पूछा गया था, देशभक्त का समास विग्रह क्या होगा। देखिए, इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ की आवश्यकता ही नहीं है। देशभक्त का समास विग्रह आप पैराग्राफ पढ़ें या ना पढ़ें, हमेशा उत्तर वहीं आएगा। ठीक है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देशभक्त का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो देश का भक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। और अगर देशभक्ति रहता तो देश के लिए भक्ति हो जाता। तो चूंकि यहाँ पर देशभक्त है तो ऑप्शन नंबर 2 देश का भक्त सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, गद्यांश में स्रोत शब्द से क्या तात्पर्य है। और अगला प्रश्न पूछा गया था, सौंदर्य शब्द का अर्थ क्या है। इस पैराग्राफ पर आधारित अगला जो प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दुर्व्यवस्था शब्द की रचना की संरचना है। देखिए, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दुर्व्यवस्था जो है वो दूर प्लस व्यवस्था से मिलकर के बना है। र में नीचे हलंत लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पैराग्राफ को हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने 2 प्रश्नों का उत्तर निकाल लिया है, तो आपका समय भी बचेगा इससे। इस वजह से ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। यहाँ पर सारे प्रश्नों को आपने देख लिया। अब चलिए, अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, यानी कि जो स्रोत है वो खराबी का स्रोत, यानी कि एक तरीके से कारण कहा जा रहा है कि हमारी खराबी का कारण कहाँ है। स्रोत का मतलब यहाँ पर कारण के सेंस में आया हुआ है। ठीक है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वहीं हो सकता है जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह हमारा घर है। तो यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब हमें मिल चुका है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। तो हमारी खराबी का स्रोत हमारे अपने घर में है। पैराग्राफ में मेंशन किया गया था घर से, तो ये चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। देखिए, एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आपका कर्तव्य क्या है, तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, दोषों को दूर करना आपका प्रयत्न होना चाहिए। तो इस प्रश्न को भी पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमारा कर्तव्य क्या है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें, ये हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। एक बार पैराग्राफ को देख लेते हैं ताकि और भी चीज़ें आपको और क्लियर हो सके, ज़्यादा प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएँ। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वह हमारा घर है। हमारे घर की इस बड़ी दुर्व्यवस्था की अवश्य आप लोग को अपने घर में असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ दोष पाते होंगे, परंतु कुछ जिम्मेदारी आपकी भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी को कष्ट ना हो। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है कि आपको कैसा प्रयास करना है कि जिससे आपके द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो। ठीक है, इससे घर में शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। ठीक है, आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि देखिए, यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया था कि विचित्र बात क्या है। तो विचित्र बात यह है कि कोई अपने को दोष नहीं देता है। यही आपका उत्तर होगा कि अपने को कोई दोष नहीं देता है, ये विचित्र बात है। सब दूसरे को ही दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं
और यदि अपने काम के प्रति उदासीन है तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि देशद्रोही कौन है, तो जो अपने काम के प्रति उदासीन है वो देशद्रोही होगा। चलिए अब बचे हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, यहाँ से प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोषों को दूर करने के लिए देखिए ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी दूसरे को कष्ट ना हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 94, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात क्या है। तो स्वयं यहाँ पर देखिए स्वयं के दोष ना देखना। ऑप्शन नंबर 1 स्वयं के दोष ना देखना मतलब कि लोग अपनी दोष नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था देशभक्त का समास विग्रह, ये हमने कर लिया है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 96 नंबर का, आप देख पा रहे होंगे गद्यांश में स्रोत शब्द से क्या तात्पर्य है। तो हमने पहले ही देखा स्रोत शब्द कारण के सेंस में आया हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया था सौंदर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सौंदर्य शब्द मित्रता के सेंस में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था 98 नंबर का। देखिए ये प्रश्न को हमने देख लिया है, दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना पूछा गया था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। तो जो अपने कामों के प्रति उदासीन है, ये अंतिम लाइन में मेंशन किया गया था। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। तो चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है इस कविता में किस भाव वाले व्यक्ति की बात कवि ने की है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता के किस पंक्ति से व्यक्त होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कविता में आए वहाँ चले पद का भाव क्या है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है आप 103 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय बचेगा अगर आप पहले ही प्रश्नों को देख लेते हैं। तो उल्लास शब्द में उपसर्ग की अगर बात करें तो उत उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का आशय क्या है। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ क्या है। अब चलिए पैराग्राफ को यानी कि कविता को पहले पढ़ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, कविता कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चलें। मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था इस कविता में किस स्वभाव के व्यक्ति की बात की गई है। तो यहाँ पर मनमौजी स्वभाव वाले व्यक्ति की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता के किस पंक्ति से व्यक्त होता है। तो ये कविता के इस पंक्ति से व्यक्त होगा, आए बनकर उल्लास यानी सुख, अभी आंसू बनकर बह चले अभी यानी ये दुख। तो सुख दुख इस चौथे पंक्ति से व्यक्त हो रहा है भाव कविता के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कविता में आए वहाँ चले पद का भाव क्या है। अब देखिए वहाँ चलें यहाँ पर इस सेंस में यूज किया गया है कि वीर गति को प्राप्त होना। ठीक है, यानी कि उसके मृत्यु होने के सेंस में आया था वीर गति को प्राप्त। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न था 103 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया था। उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उत उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था चलना है बस इसलिए चले, पंक्ति में कविता का आशय क्या है। तो इसका आशय यह है कि चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है, यानी जीवन का लक्ष्य ही चलते रहना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ क्या है। तो आलम का मतलब यहाँ पर हालत से है कि हालत ये है, कविता में प्रयोग किया गया था ना कि आलम ये है, यानी कि अब हालत ये है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। प्रथम भाषा किसी भी विद्यार्थी की उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा जब बच्चे का जन्म होता है परिवार में तो इन्वायरमेंट प्राकृतिक वातावरण यानी इन्वायरमेंट से संपर्क और अंतःक्रिया करके वो भाषा को सीखता है, जिसे भाषा अर्जन कहते हैं।
उसे कोई ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता, कोई भी नियम नहीं पढ़ाए जाते हैं। लोगों से इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया करते करते वो सीखता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है। प्रामाणिक सामग्री वही होगा सामग्री जो कि एक तो लिखित तौर पर होना चाहिए और दूसरा बच्चों के मानसिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा कोई भी विकल्प जिसमें ये चीज़ें स्पष्ट ना हो कि बच्चे की मानसिक आयु के अनुरूप है या नहीं, वो निगेटिव सेंस देगा और वहीं आपका उत्तर होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस वाला ही आपका उत्तर होगा। देखिए पहला दिया गया है, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता। यहाँ पर विद्यालय में बालक जो पढ़ता है उस पर एक कविता लिखी गई है 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा, तो ये बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होगा, इस वजह से ये पॉजिटिव है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है। और चौथा विकल्प देखिए, एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून को देख करके बच्चे रोमांचित होते हैं और उनमें उत्सुकता होती है जानने के लिए। और जो कार्टून होते हैं व्यंग, आप पेपर में देखते होंगे कि जैसे नेता उता का कार्टून बनाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक भाषा है। जो चीज़ें करंट में चल रही होती हैं उनको व्याख्या करने के लिए वो कार्टून बनाए जाते हैं, तो वो अपने आप में एक लैंग्वेज है। तो इससे भी बच्चों में भाषा अधिगम शिक्षण के लिए ये प्रामाणिक सामग्री के रूप में देखा जा सकता है, तो ये भी चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा। तो समकालीन लेखक के द्वारा भी अगर लघु कथा लिखी गई है बच्चों के लिए तो वो एक तरीके से अप्रोप्रिएट होगा, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, तो ये विशेष रूप से लिखी गई जो कविता है, ये यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये विशेष तौर पर बच्चों के लिए लिखा गया या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। इस वजह से इसी को नेगेटिव सेंस मानते हुए सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की में इसको उत्तर सही माना है, यानी कि इसे प्रामाणिक सामग्री नहीं माना है भाषा अधिगम शिक्षण में, कि विशेष रूप से यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है कि ये विशेष रूप बच्चों के लिए है या फिर किसी पर्टिकुलर अलग कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट दूसरे संदर्भ में लिखा गया। इस वजह से ये नेगेटिव सेंस मानते हुए सीबीएसई बोर्ड ने रिवाइज्ड आंसर की में इसे सही मान लिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन, यानी कि कहानी को वो पढ़ा और अपने शब्दों में अपने विचारों के माध्यम से उस कहानी को फिर से कहता है, तो ये किसके मूल्यांकन में सहायक होगा? तो ये बोधगम्यता यानी समझ के मूल्यांकन में सहायक होता है। कैसे? अब देखिए, बच्चा जब समझा रहेगा तभी अपने शब्दों में कह पाएगा, अगर नहीं समझा रहेगा तो वो रट करके हूबहू कहानी के शब्दों में ही कह देगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर अपने शब्दों में कह रहा है, इस वजह से ये कंफर्म हो गया है कि बच्चा समझ चुका है तभी अपने शब्दों में कह रहा है। तो यहाँ पर किसका मूल्यांकन करने में सहायक है? तो बच्चे की समझ का, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़ करके सुनाता है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है, तो यह क्रिया किस प्रकार की गतिविधि है? तो ये अनुभव आधारित क्रिया है। क्यों? यहाँ पर देख लीजिए, आधा भाग तो वो टीचर जोर से पढ़ दे रहा है और उसके बाद से बच्चों का अगर अधिगम हुआ होगा तो ये उनका अनुभव बन गया। अब अनुभव के आधार पर वो समूह में आधा भाग को पूरा कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये अनुभव आधारित क्रिया होगा। ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, व्याकरणीय अनुक्रम ये होता है, शब्दावली भी होता है, अंतः संबंध अनुक्रम भी होता है, लेकिन बात करें ध्वनि संबंधी अनुक्रम नहीं होता। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि आपसे नेगेटिव वाला पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक संकेतक की सहायता से, यानी एक पॉइंटर होगा जिसे संकेतक कहा गया, ठीक है, पॉइंटर की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग के पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह पेंसिल नीली है, ठीक है, यह पेंसिल नीली है। फिर 2 पेन की ओर संकेत करते हुए कहता है कि ये पेन लाल है। फिर अपने हाथ में एक हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं अपनी जेब में रख रहा हूँ पेन को। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? तो ये परिस्थिति आधारित उपागम है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वे मनोवैज्ञानिक कारण जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, यहाँ पर ये आपको हिंट दे दिया गया कि भाषा सीखा जा रहा है, यानी कि ये जाहिर सी बात है मातृभाषा तो नहीं होगी, क्योंकि मातृभाषा को अर्जित किया जाता है और सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज को सीखा जाता है। तो ये सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, जो कि औपचारिक तौर पर बच्चा स्कूल में सीखेगा, ना कि घर पर सीखेगा, ठीक है।
तो पहला विकल्प देखिए, भाषा, बच्चे की भाषा में रुचि। जाहिर सी बात है, अगर अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए कोई बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है तो आप औपचारिक तौर पर कितने भी विधियों से उसको स्कूल में पढ़ाइए, वो बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं रुचि उसको प्रभावित करता है, इस वजह से आपका पॉजिटिव उत्तर था, आपका होगा। दूसरा देखिए, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन। माता पिता का रोल अब औपचारिक शिक्षा में नहीं है। औपचारिक शिक्षा कहने का मतलब कि दूसरी लैंग्वेज वो विद्यालय में सीख रहा है, ना कि अपने एक तरीके से घर पर सीख रहा है। अगर घर पर यहाँ पर मातृभाषा की बात होती तो माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन उत्तर हो सकता था, लेकिन ये चूंकि सेकेंड या फिर थर्ड लैंग्वेज की बात हो रही है, मातृभाषा की बात नहीं हो रही है, इस वजह से माता पिता का यहाँ पर कोई खास रोल नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए, बच्चे के आसपास का परिवेश। देखिए, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे अंग्रेजी बोलना क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट दे दिया जाता है अंग्रेजी बोलने का। वहीं यूपी बोर्ड या फिर किसी अन्य राज्य स्तरीय के बोर्ड के बालक जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर परिवेश बहुत बड़ा रोल अदा करता है, एक तरीके से प्रभावित करता है भाषा को सीखने में। तो ये भी आपका पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए, पुरस्कार एवं दंड, ये भी आपका प्रभावित करेगा। देखिए, अंग्रेजी का कक्षा, औपचारिक कक्षा में अगर बच्चे को बार बार दंडित किया जा रहा है कि तुम नहीं सीख पा रहे हो, तुम नहीं सीख पा रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, इस वजह से आपका ये भी उत्तर होगा। और अगर उसको पुरस्कार भी दिया जाता है कि तुम बहुत अच्छा सीख रहे हो, शाबाशी दिया जाए या फिर कुछ भी इस प्रकार का मोटिवेशन करने के लिए दिया जाए, तो इससे भी वो प्रभावित होगा। तो ये भी पॉजिटिव था। तो यहाँ पर देखिए, क, ग और घ वाला उत्तर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 क, ग, घ आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता यही होती है कि जो मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, यानी कि जो मुख्य शब्द बोले गए हैं, जो कम्युनिकेशन में शब्द यूज किए गए हैं, उनके अर्थ को समझना ही श्रवण की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में क्या सम्मिलित है। तो देखिए, अर्थ आप कैसे समझेंगे? कोई या तो बोल रहा होगा तो सुन करके आप उसका अर्थ समझ सकते हैं, या फिर कोई लिखित सामग्री होगी तो पढ़ करके आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, श्रवण और पठन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। तो भारतीय संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। तो अंग्रेजी को सह राजभाषा कहा गया है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। तो देखिए, बालघात भी होता है तो आपका उत्तर नहीं होगा, लहजा भी होता है आपका उत्तर नहीं होगा, संयोजन भी होता है तो आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विहंग दृष्टि, जिसे स्कीम बोला गया है, ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया एक शब्द था। देखिए, स्कीम्स और स्कीमा जीन पियाजे नहीं दिया था, तो ये एक तरीके से ध्वनि विज्ञान का पार्ट नहीं होता है, ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। तो ये आपका चूंकि नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है। देखिए, पढ़ने का मतलब ये होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो जहाँ पर भी अर्थ ग्रहण वाला सेंस आएगा वो आपका उत्तर होगा, जहाँ पर अर्थ ग्रहण वाला सेंस नहीं आएगा वो आपका उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, ऊंचे स्वर में पढ़ना तथा अर्थ बताना, यहाँ पर अर्थ ग्रहण आ गया तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया। ठीक है, दूसरा देखिए, पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, सूचना सामग्री हेतु ध्यान से देखना, तो ध्यान से देख करके आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो ये भी आपका अर्थ निकालने से संबंधित है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, निष्कर्ष का मतलब ही यहाँ पर अर्थ से संबंधित है, तो यहाँ पर ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, तो पढ़ने का मतलब ये होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना, और यहाँ पर सिर्फ उच्चारण हेतु बोला जा रहा है, तो ये सबसे निगेटिव था और इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी पूरा करो जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। आप लोग बैंकिंग की परीक्षा में देखे होंगे या फिर कई बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी पूछे जाते हैं। एक पैराग्राफ लिखा गया रहता है और बीच बीच में कुछ गैप्स रहते हैं, 10-12 शब्दों को छोड़ दिया जाता है और अलग से 10-12 शब्दों को दिया जाता है या फिर नहीं भी दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा शब्द फिल होगा। ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्लोज परीक्षण इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित
परीक्षाओं के संदर्भ में सही है। यहाँ पर स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि एकदम स्ट्रिक्ट होगा, नियमों से परिपूर्ण होगा। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए, इनका निर्माण सुनिर्धारित और उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पहले से जो निर्धारित हो और उद्देश्यों के मापन के लिए, जैसे कि मान लीजिए सत्र आपका समाप्त हो गया, उसके बाद से जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है वो पहले से ये तय था, यानी सुनिर्धारित था कि आपकी सत्र के अंत में परीक्षा होगी, और उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है, यानी कि आपने साल भर में क्या सीखा, आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं, इसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये पहला पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे उत्तर पूछा गया है। दूसरा देखिए, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती है। निदानात्मक कहने का मतलब कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के बाद से अगर अभ्यर्थियों को कुछ समस्या आ रही है तो समस्याओं को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और साथ ही साथ उपलब्धि कहने का मतलब कि सत्र के अंत में जो मुख्य परीक्षा होती है कि बच्चों ने क्या उपलब्धि हासिल की है, कितना सीखा है, ठीक है। तो इसकी परीक्षा के लिए जो परीक्षा होती है वो मानदंड निर्धारित परीक्षा ही होती है। तो ये भी चूंकि पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम कहने का मतलब कि जो आपके सिलेबस में है, और विशिष्ट प्रोग्राम मतलब कि कोई विशिष्ट आपका अधिगम को जांचने के लिए ये परीक्षा किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। देखिए, अभिरुचि कहने का मतलब कि इंटरेस्ट है बच्चे को या नहीं दूसरी भाषा सीखने के संदर्भ में। तो ये कोई परीक्षा से निर्धारित नहीं होगा, ठीक है। ये परीक्षा से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी स्टैंडर्ड परीक्षा से ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये निगेटिव सेंस में था, और इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।